Hello friends, my name is Namita Sharma. I have secured rank 145 in this year's UPSC Civil Services examination. First of all, I will give a brief background about myself. तो स्कूलिंग मैंने दिल्ली से की है, लेडी ओवन स्कूल से. उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की है ग्रेजुएशन आईपी यूनिवर्सिटी से, दिल्ली से ही, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बैकग्राउंड से. आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने IBM में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब किया ऑलमोस्ट 2 इयर्स. उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे UPSC की प्रिपरेशन करनी है. इट वाज इन 2015. तो रिज़ाइन करके अपनी जॉब से मैंने तैयारी शुरू करी थी UPSC की. इसके बाद मैंने क्योंकि एक तैयारी भी कर रही थी, लेकिन होता है कि सब गवर्नमेंट फॉर्म्स हम भर लेते हैं जॉब के लिए, तो काफ़ी सारे गवर्नमेंट फॉर्म्स में भरती रहती थी, बैंकिंग, SSC ये सब देती रहती थी. तो उसी साथ मेरा प्रिपरेशन के साथ साथ SSC सीजल क्लियर हुआ था, जो मैंने 2016 में ज्वाइन किया था. तो वहाँ पे रहते हुए मैंने अपने लास्ट 2 अटेम्प्ट्स दिए थे, जिसमें कि मेरा फाइनल सिलेक्शन ये मेरे फाइनल अटेम्प्ट में हुआ है. अटेम्प्ट्स की बात अगर मैं करूं तो मैंने फ़र्स्ट 2 अटेम्प्ट्स तो तैयारी जब सोचा भी नहीं था तभी दे दिए थे. तो उसमें मेरा प्रीलिम्स तो नहीं क्लियर होगा, क्योंकि पढ़ाई भी नहीं की थी और कुछ टारगेट भी फिक्स नहीं था और गोल भी नहीं बनाया था UPSC को क्लियर करना है. तो जब मैंने तैयारी शुरू करी थी 2015 में, तब शुरुआत में ही मैंने एक और अटेम्प्ट दिया, जो कि मेरा 3rd अटेम्प्ट था. तो वहाँ भी प्रीलिम्स तो क्लियर नहीं होना था, क्योंकि मैंने पढ़ाई भी नहीं की थी वहाँ पे ठीक से. तो जो मेरा 4th अटेम्प्ट था 2016 में, तब पढ़ाई तो मैंने काफ़ी की थी, कोर्स भी जितना हो सकता था, बहुत सारा मल्टीपल रिसोर्सेज से मैंने पढ़ाई की थी. प्रीलिम्स मेरा तब भी कुछ मार्क्स से रह गया था, क्योंकि कुछ गलतियां मैंने की थी, जैसे कि बहुत सारा रिसोर्सेज से पढ़ाई कर ली लेकिन रिवीजन नहीं किया, टेस्ट सीरीज़ नहीं करी थी, प्रैक्टिस नहीं की थी. प्रीलिम्स के लिए जो बहुत ज़रूरी होता है वो चीज़ मैंने नहीं की थी, तो तब भी मेरा नहीं हुआ था. तो जब 2017 जब आया, जब मैं एज अ टैक्स असिस्टेंट जॉब कर रही थी, जो SSC सीजल के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो वहाँ पर जाके जब मैं सीनियर ऑफिसर से मिली, मेरे ऑफिस में जो सीनियर IRS ऑफिसर्स होते हैं, उनसे बात करके कुछ एक लगा कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ, मुझे छोड़ना नहीं चाहिए, एक और अटेम्प्ट अच्छे से देना चाहिए, शायद इस बार हो जाएगा. तो 2017 में मेरा जो 5वां अटेम्प्ट था, वहाँ पे मैंने प्रीलिम्स से पूरा फोकस कर दिया था कि प्रीलिम्स ही मेरे लिए टारगेट बन चुका था कि यही करना है अब. तो प्रीलिम्स जब 2017 का दिया तो वो क्लियर हो गया था मेरा, जो मेरा 5th अटेम्प्ट था, जो मेरा पहली बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ था. 2017 में फिर मैंने मेंस दिया, मेंस भी मेरा क्लियर हो गया था. लेकिन जब फाइनल लिस्ट आई तो इंटरव्यू मैंने दिया, फाइनल लिस्ट जब आई तो मेरा उसमें नाम नहीं था. तो ये था कि 5 अटेम्प्ट्स मेरे जा चुके थे और एक बार भी मेरा कुछ सिलेक्शन नहीं हुआ था. तो 2018 का एग्ज़ाम भी नज़दीक था. लास्ट ईयर 27 अप्रैल को ही रिज़ल्ट आया था 2017 एग्ज़ाम का. तो 1 महीना ऑलमोस्ट बचा था जब नया प्रीलिम्स आने वाला था, और मैं काफ़ी सब कुछ छोड़ चुकी थी कि अब तो पढ़ना नहीं है, हो जाएगा. बट ना होना एक सडन शॉक जैसा था कि बहुत एक्सपेक्टेशन थी इस बार कि अच्छा हुआ है, सब अच्छा लिखा है और इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था, तो हो जाना चाहिए. लेकिन कई बार हम जो सोच रहे होते हो वैसा हमको रिज़ल्ट मिलता नहीं है, तो डेस्टिनी कुछ और ही सोच के बैठी होती है. तो 18 का जब मैंने फिर से ये सब ने कहा कि एक अटेम्प्ट बचा है तो ब्रेक ले लो, उसके बाद कुछ टाइम बाद दे देना, अभी देख लो कि रिस्क मत लो, अभी जॉब तो है ही, बाद में ब्रेक लेके भी दे सकते हो. बट मैंने डिसाइड किया कि मुझे अभी देना ही है ये, क्योंकि अगर गैप आ जाएगा तो शायद फिर से वो मोमेंटम से मैं तैयारी ना कर पाऊँ. तो 2018 का फिर मैंने दोबारा से प्रीलिम्स दिया. तैयारी काफ़ी नहीं हो पाई थी, बट हाँ कोशिश मैंने की थी कि जो करंट अफेयर जो बीच का मिस हुआ है वो जल्दी जल्दी से कवर कर लूँ. कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे और मैंने एग्ज़ाम दे दिया था. तो इस बार भी मैंने फिर मेंस लिखा, लेकिन इस बार मेंस में मैंने वही चीज़ें करी जो 2017 के मेंस में मेरी गलतियाँ हुई थी. कुछ 3 पेपर मेरे जो वहाँ ख़राब, मैं अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाई थी, इस बार मैंने उनको ज़्यादा फोकस किया. तो जो गलतियाँ पिछले मेंस में की थी मैंने, वो इस मेंस में सुधारने की कोशिश करी. तो इस बार मेरा जो स्कोर था मेंस का, वो रिटन का स्कोर काफ़ी बेटर हुआ और फाइनल सिलेक्शन में मुझे रैंक 145 जो रिज़ल्ट है अब उसका वो मिला. तो ये थी मेरी जो अटेम्प्ट्स की जर्नी इन शॉर्ट, जो मैंने शेयर की कि जब एक होता है कि कंटिन्यूस लगे रहने से, मतलब मेरी जो लर्निंग रही है इन जर्नी ऑफ 6 अटेम्प्ट्स,
तो वो एक तो ये चीज़ है कि किसी भी चीज़ के लिए अगर हम कंटिन्यूस लगे रहते हैं, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहें या अपने टारगेट पे फोकस रहें, तो एक ना एक दिन रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। वही मैं अपनी जर्नी से एक मेजर लर्निंग बोल सकती हूँ, जो कि शायद दूसरे एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तैयारी की अगर बात की जाए तो जब 2015 की शुरुआत से मैंने जब तैयारी शुरू की थी, तो जो भी रिसोर्सेज मिल पाते हैं, जो क्लासेस मैंने ज्वाइन कर ली थी कि अब रिज़ाइन मैंने कर दिया था कि अब तैयारी करनी है, तो कुछ गाइडेंस तो था नहीं सही डायरेक्शन में कि कोई सही चीज़ बता दे कि ये चीज़ करने से हो जाता है। तो मैंने क्लासेस ज्वाइन कर ली थी, उसके साथ साथ जो भी मैं पढ़ाई कर पा रही थी, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया मैंने। उसके बाद जब कुछ वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि इनसाइट्स है, IAS बाबा है, सिविल्स डेली है, तो इन सब का यूज़ करके मैं थोड़ा समझने लगी चीज़ों को कि कैसे न्यूज़ को पढ़ा जाता है, कैसे एनालिसिस किया जाता है, UPSC में क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने कुछ टाइम तक जो घर पे रह के तैयारी करी वो थी। तो एक बेस बना लिया था मैंने कि जो जनरल स्टडीज़ है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसका एक लेवल तक तैयारी मैंने कर ली थी। उसके बाद जब मैंने दूसरा एज अ टैक्स असिस्टेंट ज्वाइन किया था मुंबई में, एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि तैयारी तो हम करते ही हैं, लेकिन एक जो मोटिवेशनल पॉजिटिव पुश एक ज़रूरत होता है, तो मुझे लगता है शायद वहाँ जाके मुझे वो चीज़ मिली कि वहाँ जाके जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि मैं ये चीज़ नहीं करना चाहती। मैं अपना जो ड्रीम है UPSC का, जो मैं सिविल सर्विसेज क्लियर करना चाहती हूँ, वो मुझे अपना जारी रखना चाहिए। तो वो चीज़ वहाँ जाके फिर मैंने मुंबई में मैं रहती थी, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी। जो भी ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जैसे डेली न्यूज़पेपर में पढ़ लेती थी एक, तो उसके साथ साथ जो डेली का जो करंट अफेयर होता है, तो यूट्यूब पे काफ़ी चैनल्स रहते हैं जो एनालिसिस न्यूज़पेपर का करके दे देते हैं। जैसे ओनली IAS का एक चैनल है, वो मैं डेली फॉलो करती थी विदाउट फेल कि वो चीज़ तो करनी ही करनी है। कई बार होता है कि हम या तो तबीयत ठीक नहीं है या कुछ भी शेड्यूल के कारण हम नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, लेकिन अगर एक चीज़ ज़रूरी होती है कि आप एक डिसिप्लिन जब हम मेंटेन करके रखते हैं तो वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मेरा फिक्स रहता था कि ये चीज़ तो मुझे करनी ही है कि करंट अफेयर डेली का छोड़ना नहीं है, और जितना मैक्सिमम हो सकता है 4 घंटे 5 घंटे जो भी मैं दे सकती हूँ अपनी तैयारी को, जिसमें कि मेरा ऑप्शनल का रिवीजन और जनरल स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट वाइज रिवीजन रहता था वो मैं करती थी। एग्ज़ाम के टाइम पे जो आंसर राइटिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट एक होता है मेंस के लिए, वो ज़रूरी रहता है। तो मैंने ऑनलाइन ही टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली थी विजन की, जो मैं वहीं पे हॉस्टल में रह के ही टेस्ट लिखती थी, उसको स्कैन करके अपलोड कर देती थी, जो उससे कि मुझे फीडबैक मिल जाता था कि कहाँ मेरी क्या कमी रह गई है। सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल था, वो भी मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ एलीट IAS करके एक इंस्टीट्यूट है वहाँ से ले ली थी। वो भी मैं हॉस्टल में रह के लिखती थी और उसको अपलोड कर देती थी, जिससे कि मुझे आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प मिलती थी। तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो जाता था मेंटर्स से, जिससे कि मेरा आंसर राइटिंग में जो कमियां हैं वो मैं कंप्लीट कर पाती थी। तो 2017 का जो मेरा मेंस था उसमें मैंने कुछ गलती ये की थी कि ऑप्शनल मैंने पेपर 1 बहुत अच्छे से पढ़ा था, काफ़ी फोकस किया था, लेकिन पेपर 2 पे बहुत मैं टाइम नहीं दे पाई थी, टाइम की कमी की वजह से, क्योंकि मुझे लगा कि ठीक है पेपर 1 तो कर ही लिया है, पेपर 2 उसके बेसिस पे कर सकते हैं क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड रहता है। एक गलती वो की। और एथिक्स का पेपर का मैंने एक जनरल पेपर होता है, कोई स्टेट स्टैंडर्ड उसकी बुक्स नहीं होती हैं, लेकिन एक ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, तो वो मैंने 2017 के मेंस में नहीं की थी, जो कि एक ज़रूरी होता है स्कोर अच्छा करने के लिए कि आप उसमें एग्जाम्पल्स यूज़ करें, थ्योरीज जो भी अच्छा यूज़ कर सकते हैं वो करें। तो एक वो चीज़ रह गई थी। जब 2017 का मेंस हो गया था, जब 17 का कंप्लीट रिज़ल्ट आ गया, तो 18 के मेंस में मैंने यही चीज़ों पे फोकस किया कि जो वहाँ पे गलतियाँ की थी उसको इस बार इम्प्रूव किया। फिर से मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, मैं प्रैक्टिस करती थी, लेकिन उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती थी जहाँ मेरे कम मार्क्स थे। तो इस बार एथिक्स में मैंने केस स्टडीज़ पे काम किया, कंटेंट कैसे इम्प्रूव करना है आंसर्स का, जो दूसरे थियोरेटिकल आंसर्स होते हैं वो कैसे पर्सनल लाइफ एग्जाम्पल हम उसमें डाल सकते हैं टू मेक इट अ मोर पर्सनलाइज्ड आंसर, जिससे कि एग्जामिनर आपसे अच्छे से कनेक्ट कर पाए कि ये इंसान इस तरह से सोच रहा है, तो वो ज़्यादा मार्क्स फेचिंग होता है। तो जब मैंने मार्कशीट देखी अपनी मेंस की 2018 का, तो रिजल्ट भी शो हुआ कि जहाँ हम मेहनत करेंगे, जिस पेपर में हम जितना इनपुट देंगे, ज़रूर है कि उसमें ऐसा आपको आउटपुट ज़रूर मार्क्स में दिखेगा, लेकिन बशर्ते वो मेहनत आपने सही दिशा में की हो। जो ज़रूरत है एग्ज़ाम की, जो डिमांड है वो पूरी करनी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से मेरी ये तैयारी की जर्नी रही है। अगर मैं बात करूँ लर्निंग्स फ्रॉम माय जर्नी, जो UPSC ने मुझे सिखाया है,
सबसे बड़ी बात तो एक ये होती है कि लाइफ में कोई भी चीज़ है, छोटी से बड़ी, कोई एग्ज़ाम है या कुछ भी है, जो फेलियर होता है वो उसको हमें एज अ फेलियर नहीं बट एज एक सेटबैक लेना चाहिए कि ठीक है ये चीज़ डिले हो गई है, मे बी सक्सेस डिले हो गई है, लेकिन डिनाई नहीं, हमें बार बार कोशिश करते रहना चाहिए जब तक हम उस चीज़ को पा न ले, अचीव ना कर ले। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जो मैंने सीखा यूपीएससी की जर्नी से। दूसरा एक होता है कि हमको लाइफ में कई बार हम छोटी छोटी चीज़ें मिस कर जाते हैं, बड़ी चीज़ पाने के चक्कर में हम छोटी चीज़ों को मिस कर जाते हैं जो कि हमारी एक खुशी का साधन हो सकती है। मैंने ये सीखा कि हमको छोटी छोटी चीज़ों के लिए लाइफ में थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी होता है, वो चाहे कुछ भी हो। जैसे कि आपके पास अगर रहने के लिए घर है अच्छा, खाने के लिए अच्छा है, ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास वो चीज़ भी नहीं होती है। तो हमको बहुत ज़रूरी होता है उन चीज़ों के लिए थैंकफुल रहने के लिए। तीसरी एक लर्निंग जो मैं बताना चाहती हूँ कि लाइफ में प्रायोरिटी सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि कोई कहीं से इनविटेशन आ गया या कहीं फ्रेंड्स लेकर जा रहे हैं, कोई शादी हो गई, रिश्तेदारी में किसी ने बुलाया है, तो हमें डिसाइड करना है ये कि हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है। क्या हमारे लिए वो टाइम हम जो कहीं और जाके वेस्ट करेंगे, क्या वो हम वापस ले पाएंगे या नहीं। तो वो प्रायोरिटी रखना भी बहुत ज़रूरी है कि वहाँ जाने से आपको फ़ायदा क्या होगा, या कहीं और घूमने जाने से आपको फ़ायदा क्या होगा, या आपको अपना वही समय अगर आप पढ़ाई में देंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा। तो मैंने तो पर्सनली मुझे पता था कि अगर मैं कहीं बाहर जाऊंगी या कहीं भी जाऊंगी तो मेरे लिए वो एक एज अ डिस्ट्रैक्शन होता था, तो मैंने वो चीज़ सब कट ऑफ कर दी थी। तो एक ये भी मेरी लर्निंग रही है कि अगर हम प्रायोरिटीज़ अपनी सेट करें तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक अच्छे टाइम मैनेजमेंट के लिए। जो लास्ट एक इम्पॉर्टेंट बहुत ज़रूरी एक चीज़ होती है, सही अप्रोच से तैयारी करना। तैयारी एक हार्डवर्क एक अलग चीज़ है कि हाँ हार्डवर्क करना होता है, पेशेंस भी चाहिए, एक हार्ड प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सही डायरेक्शन में। उसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स यूपीएससी का देख सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, टॉपर्स कॉपी जिन्होंने अच्छे स्कोर किया है उस किसी सब्जेक्ट में, वो कॉपीज़ हम देख सकते हैं कि हाँ इस तरह से लिखने से इस तरह के मार्क्स आते हैं। तो एक डिमांड को सही तरह से जज करना कि डिमांड क्या है एग्ज़ाम की, वो समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके लिए वो तभी हम अपनी कमियों को जो है वो अच्छे से पूरा कर सकते हैं। तो ये थी लर्निंग्स फ्रॉम माय यूपीएससी जर्नी। अब क्योंकि यूपीएससी का जो प्रोसेस है ये बहुत ही लंबी जर्नी होती है, कई बार लोग एक अटेम्प्ट में कर लेते हैं, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, किसी को 6 या उससे ज़्यादा अटेम्प्ट भी लग सकते हैं। तो कभी भी हमको ये नहीं सोचना चाहिए, किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि उसका तो हो गया है। कई बार ऐसा होता है हमारे फ्रेंड सर्कल में बाकी लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, हमारा नहीं हो पाता है। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए, अपने आप को कम फील नहीं करना चाहिए कि मेरा तो नहीं हुआ तो शायद मेरे अंदर ही कोई कमी है। कमी हो सकती है किसी तैयारी की अप्रोच में हो सकती है, कहीं और मिस्टेक्स कुछ हो सकती हैं। वो मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करके हमको खुद को इम्प्रूव करके बेटर शॉट नेक्स्ट टाइम देना चाहिए, बजाय कि हम उस चीज़ को डीमोटिवेटिंग फैक्टर लेकर उस चीज़ को छोड़ ही दें, गिव अप कर दें। तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो बहुत ज़रूरी होता है कि खुद को मोटिवेट कैसे हम इस जर्नी में कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक तो ये होती है, जब भी आप एक एग्ज़ाम का तैयारी करना ही, ये जो बोलते हैं कि इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम है, तो अगर आपने ये डिसीजन लिया है कि आप तैयारी करना चाहते हैं, सब कुछ छोड़ के, काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, तो ये अपने आप में ही एक बड़ी चीज़ है। तो उसके लिए आपको खुद को क्रेडिट देना चाहिए, खुद के लिए हैप्पी फील करना चाहिए कि एटलीस्ट मेरे अंदर इतना हिम्मत है कि मैं जॉब छोड़कर या जॉब के साथ या जैसे भी तैयारी करने का एटलीस्ट सोच रही हूँ। तो उसके लिए ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होना चाहिए। दूसरा, हमको ये पता होना चाहिए कि हम ये एग्ज़ाम की तैयारी या लाइफ में कोई भी चीज़ जो कर रहे हैं, हम वो क्यों कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है, उसके पीछे हमारा मोटिव क्या है। जब भी हमें लगता है कि बहुत पढ़ाई कर ली है, नहीं हो रहा है, कई बार लगता है कि होगा या नहीं होगा, या कहीं सोशल मीडिया या किसी और चीज़ पे देख लिया कि फ्रेंड्स तो घूम रहे हैं, फॉरेन टूर्स पे जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कमरे में बंद रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तब ये चीज़ लगती है। तो उन चीज़ों से दूर रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। तब आपको ये याद रखना चाहिए कि ठीक है, वो चीज़ एक टेम्परेरी जो हैप्पीनेस है उसको सैक्रिफाइस करके अगर मैं अपना गोल अचीव कर लेती हूँ तो बाद में मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, और वो ज़रूर आपको ज़रूर फल देगा जो आप सैक्रिफाइसेस करेंगे।
तीसरी चीज़ जो मोटिवेट खुद को करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट होती है कि डेली आप ऐसा कुछ करिए जो आपको मोटिवेट करे, पर्सनली आपको खुशी दे। वो भले ही आपकी हॉबी हो सकती है, पेरेंट्स से बात करना, फ्रेंड से बात करना, जो भी चीज़ है। मैं क्या करती थी कि सुबह उठते ही सबसे पहले मेरा एक डेली रिचुअल जो होता है कि 15-20 मिनट या आधा घंटा खुद को देना, जिसमें कि सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, खुद को मतलब मोटिवेट करना। हमें कभी भी ज़रूरत नहीं होती है कि कोई और ही हमको बताए कि हमें ऐसा ही क्यों करना है, क्यों हम मोटिवेट रहें या क्यों हम इस जर्नी को कंटिन्यू रखें। आपके अंदर ही एक जो फायर होती है, एक इच्छा होती है जो कुछ अच्छा करने की, वो काफ़ी होती है। तो आप डेली खुद को याद दिलाएं वो चीज़, खुद से बात करें कि यहाँ मैं क्यों हूँ, मैं ये क्यों करना चाहती हूँ। वो एक बहुत ज़रूरी फैक्टर होता है खुद को मोटिवेट करने के लिए। साथ में आप मेडिटेट कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना मतलब मॉर्निंग में उठते ही वो 5 चीज़ें याद करना जिनके लिए आप आज ब्लेस्ड फील करते हैं, जिसके लिए आप आज खुश फील करते हैं। वो कुछ भी हो सकती हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी है, आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी है, कईयों के पास वो नहीं होती है, आपके पास सोने के लिए अच्छी जगह है। छोटी से छोटी चीज़ वो कुछ भी हो सकती है। डेली अगर आपको सुबह उठकर वो याद करेंगे तो आप अपना दिन एक पॉजिटिव नोट पर शुरू करेंगे और ये बहुत बहुत फ्रूटफुल होता है आपका पूरा दिन एक प्रोडक्टिव वे में गुजारने के लिए। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मेडिटेशन, ये चीज़ें मॉर्निंग में करने से बहुत फ़ायदा होता है जो आपको मोटिवेट करेंगी फॉर द लॉन्ग टर्म ऑल्सो। हॉबीज़ भी आप परस्यू कर सकते हैं टाइम टू टाइम तैयारी के साथ साथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ना ही है, क्योंकि पढ़ाई अगर पॉजिटिव माइंड से और खुश दिल से की जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। तो आपको पढ़ना अच्छा लगता है या लिखना अच्छा लगता है, राइटिंग, ब्लॉग आप लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। मुझे मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना अच्छा लगता था जिससे मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी, तो मैं वो करती थी। कभी मैं ब्लॉग पे लिखती थी या कभी एक्सरसाइज करने या फिर वॉक करने बाहर चली जाती थी। तो वो चीज़ आप हॉबीज़ का भी अपना एक मेंटेन रखिए। हफ्ते में भले ही वो हफ्ते में 1 बार हो या 2 बार हो, लेकिन कंटिन्यूस मोमेंटम बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि शॉर्ट ब्रेक्स भी आप लेते रहें। वो ब्रेक ज़रूरी नहीं है कि घूमने ही जाना है या कुछ भी करना है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको खुशी दे। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो मैटर करती हैं, जो आपको मोटिवेटेड रखती हैं लॉन्ग टर्म प्रोसेस में। एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है मोटिवेटेड रखने के लिए इस लंबी जर्नी में खुद को, कि आप खुद को उन्हीं लोगों के साथ एसोसिएट करें जो आपको सपोर्ट करते हैं आपके गोल में। ऐसा बहुत बार होता है कि लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो आउट ऑफ जेलेसी हो सकता है, कंपैरिजन हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं। लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि क्या इस इंसान के साथ बात करके या इस इंसान के साथ समय व्यतीत करके आपको कुछ अपने जो एम है, आपका जो गोल है, उसको नज़दीक पहुंचाने में आपकी कोई मदद हो रही है या नहीं। इसको मैं सेल्फिश होना नहीं कहूँगी, बट ज़रूरी ये इसलिए है क्योंकि आप अगर अपना कुछ गोल सेट करके बैठे हैं तो आपको पता है कि आपको वो तैयारी करनी है। कोई और अगर आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, सोशल मीडिया भी हो सकता है, तो आप उस चीज़ को अपने आप से दूर रखिए। जितना आप उसको चीज़ को दूर रखेंगे आपके लिए भी वो बहुत हेल्पफुल होगा। एक और चीज़ बहुत जो इम्पॉर्टेंट होती है, खुद को जानना। बहुत ज़रूरी होता है कि हम खुद को पहचानें। सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, लाइफ में कोई भी चीज़ हो, अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी खुद की कुछ स्ट्रेंथ्स और खुद की कुछ वीकनेसेस होती हैं। अपने इमोशंस को पहचानना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर ज़रूरी नहीं है कि मन नहीं है तो अपने आप को फोर्स करके कि नहीं पढ़ना ही है, एग्ज़ाम है, वो प्रेशर क्रिएट करने से बेटर है उसको अच्छे मूड में पढ़ा जाए। तो आपको एक इमोशनल इंटेलिजेंट इंसान होना भी बहुत ज़रूरी होता है पढ़ाई के साथ साथ। डेली नॉलेज ट्रैक को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद फेलो एस्पिरेंट्स। बाकी मैंने भी काफ़ी वीडियोस मैंने फॉलो की हैं यहाँ पर, जो टॉपर्स की सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं, जिनसे कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ चीज़ खुद से जो एसोसिएट कर सकते हैं, तो हमारे लिए एक वो बहुत पॉजिटिव फैक्टर बन जाता है कि अच्छा इस तरह से करने से अगर हुआ है तो शायद मैं भी कर सकता हूँ। तो एक जो होप मिल जाती है, एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है, तो वो बहुत हेल्प करता है हमारी प्रिपरेशन में। तो इस चैनल को तो मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने भी अपनी प्रिपरेशन के दौरान काफ़ी बार बहुत वीडियोस फॉलो करी हैं जिनका बहुत पॉजिटिवली मैंने बेनिफिट भी लिया है। तो थैंक यू। और आपको भी अगर पसंद आती हैं तो आप और भी बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं यहाँ पर और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं या जहाँ भी जिस भी फील्ड में है। अगर आपको हेल्प मिलती है तो आपको ज़रूर इस चैनल को शेयर कीजिए।